everyone, once again I welcome you all on my channel Edumust. जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इंग्लिश की PS सेट के लिए, उसी को बढ़ाते हुए आगे आज आपके लिए लाई हूँ मैं 2016 का जो पेपर था उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस। इनको हम समझेंगे और आंसर करने की की कोशिश करेंगे। विच वन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है स्पेलिंग टीच करने का बच्चों को। तो देखिए, हम ऑप्शंस हैं डिक्टेशन, ड्रिल, डिक्शनरी और ड्रामेटाइजेशन। सो आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। लेट्स डिस्कस दी ऑप्शंस। सो हम जब स्पेलिंग्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अपनी डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं उस स्पेलिंग को देखने के लिए। डिक्टेशन हमें ऑब्वियसली बचपन में इसी तरह से पढ़ाया गया है। नॉट पूछा है, कोई ऐसा कौन सा जो मेथड नहीं है। सो यस, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना बार बार। डिक्टेशन भी बार बार लिखवाते हैं बच्चों को और डिक्शनरी की हेल्प भी लेते हैं, ठीक है। तो इसका ड्रामेटाइजेशन ऑप्शन जो है आंसर रहेगा इसका, क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रामर इज टॉट नॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर्स इट इज़। जब ग्रामर को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जाता, बट हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो लगे कि इसी का एक पार्ट है। सो ऑप्शंस आर ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर और ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ऐसा बताया है कि अगर ऑल ऑफ द अबव हो तो आंसर वही रहता है ना, 80% केसेस में। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये 20% वाला जो केस है कि इसमें नॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पूछा है। इसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे कि किस में सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। सो इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर के थ्रू ऑब्वियसली हमें पहले ग्रामर ही पढ़ाई जाती है, और कंपैरेटिव ग्रामर्स में हम उसको कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रामर इसका सही आंसर रहेगा। 2 and 2 makes 4 द सेंटेंसेस। नाउ इसमें इम्पेरेटिव, ऑप्शन, ऑप्टेटिव, ऑप्टिव, असर्टिव और एक्सक्लामेटरी। सो आपको पता होगा कि हमारे सेंटेंसेस जो हैं सेंटेंस के इंग्लिश को लिखने के, वो 5 टाइप्स के हमने रखे हैं। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, असर्टिव को हम सिंपल भी बोलते हैं। सो इम्पेरेटिव में कोई हमें कोई कमांड देता है या फिर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है किसी से, उसको हम इम्पेरेटिव की सेंस में लेते हैं। असर्टिव इज़ अ सिंपल सेंटेंस। ऑप्टिव इज़ अ यू कैन से जब हम गॉड से कोई बात करते हैं या विश करते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी को हम एक्सप्रेशन देते हैं तब। सो इसमें सही आंसर है असर्टिव। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि 2 2 4 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टेक्स्ट बुक। इसमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ओके, नोट पे फोकस देना है। ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टेक्स्ट बुक। सो ऑप्शंस आर सेल्फ पेसिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, पैसिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट कन्फर्मेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है टेक्स्ट बुक की इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग के लिए। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? सो सेल्फ पेसिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट कन्फर्मेशन, ये सारी ही बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सही आंसर है पैसिव रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव रिस्पॉन्सेज प्रपोजेज लैंग्वेज टू बी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें से कौन सा पर्सपेक्टिव है जो लैंग्वेज को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बताता है? सो इनेटिस्ट, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरएक्टिव। नाउ अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम चॉम्स्की। हमें क्वेश्चन आया था पहले मेंटल ऑर्गन के बारे में, जो हमने कल वीडियो 2020 वाली देखी। उससे पहले 2018 में भी इनेट एक वर्ड था, उससे हमने पहचान की थी कि वो चॉम्स्की का वर्ड है, जिन्होंने चॉम्स्की की थ्योरी थॉरोली पढ़ी है। सो इसमें क्या है, इनेटिस्ट इज़ अगेन अ वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू चॉम्स्की। सो द राइट आंसर विल बी इनेटिस्ट। हाउ? बायोलॉजिकल, जो चॉम्स्की कहता है कि ये बच्चे में जन्मजात होती है। बच्चा इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है वो सीखता, पहले से उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सीख सकता है।
ठीक है। और बिहेवियरिस्ट जो है, जैसे कि आपका इसको कंट्रास्ट पढ़ेंगे जब चॉम्स्की और स्किनर का, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट था, उसके क्या ओपिनियन थे लैंग्वेज के बारे में, आपने सभी थ्योरीज पढ़ी होंगी तो आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंग्लिश इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ, ऑप्शंस आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कमीशंस पढ़े हुए हैं, कोठारी कमीशन एंड ऑल द एजुकेशनल जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो नहीं है इंडिया में, और ये नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शंस हमारे पास दो ही बचे, इसमें हमने ये ऑप्शन लगाया कि हमने दो ऑप्शंस को निकाल दिए पहले ही अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। नाउ दो ऑप्शन बचे, ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ जो इंग्लिश है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आपने 343 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पहले इंग्लिश को वो बनाना चाहते थे ऑफिशियल लैंग्वेज, पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना चाहते थे अपने देश में। उन्होंने कहा कि हमारी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती है। दैट इज़ वाई तब for the time being, the ruler at that time, they decided to make English as a associate official language for India for the upcoming 15 years at that time. So associate official language is the right answer. Next question, theater activities in language classrooms. अगर हम लैंग्वेज की क्लासरूम में थिएटर एक्टिविटीज़ करवाने लग जाएं तो उससे क्या होगा, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर्स, improve their dialogue delivery, improve class coordinations, enhance creativity in language use with expression. Yes, इसमें से हमने क्या करना है, हमने जो है अपनी ट्रिक लगानी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हमने खोजना है और तब आंसर देना है। तो ये कॉन्फिडेंस भी होगा, यस, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी होगी, ये भी है, कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें वो है कि क्रिएटिविटी एनहांस होगी विद एक्सप्रेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्किंग लर्नर्स टू सजेस्ट एन अल्टरनेटिव टाइटल टू अ स्टोरी वुड confuse learners? No. Encourage them to revisit the story mentally and think critically about it. Demotivate learners about storytelling session. Make them doubtful about their own understanding. सो डाउटफुल नहीं बनाएगा अगर हम उससे टाइटल के लिए दोबारा उसको पूछें कि इसका आप अपनी तरफ से कोई टाइटल बना के दो, तो डिमोटिवेट भी नहीं होगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा, यस, उसको एनकरेज करेगा ताकि वो स्टोरी दोबारा से पढ़े और मेंटली उसको थिंक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग्स कैन बी बेस्ट एनहांस थ्रू, राइटिंग किसके थ्रू हम बेस्ट उसको एनहांस कर सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं? ड्रिल एक्टिविटीज़, इट कैन बी मेमोराइजिंग गिवन सिंपल बाय हार्ट्स, samples by heart, reading many samples before writing, preparing draft after brainstorming and editing further. इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडिटिंग फर्दर। उसको पहले हम, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब हम बहुत सारे विचारों को सुनते हैं, उसके साथ तर्क वितर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। I cutted the cake into 2 equal halves and given one to my younger brother. The error made by the child in the above statement is due to, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, आई कटेड द केक इनटू 2 equal halves, आपको ये पहचानना है कि ये क्या है, ओवर जनरलाइजेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफ्रेंस है या ओमिशन है। आपको इन चारों ही पॉइंट्स को गूगल पे सर्च करना है और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि क्या हो सकता है। ओमिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इंग्लिश एंड यहाँ पर इसका आंसर है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज are an excellent replacement for teachers in all classes, can be used effectively with the higher classes only, create ambiguity in the minds of learner, can be explored as a learning resource if used judicially. मल्टीमीडिया रिसोर्सेज जो हैं, जो हम मल्टीमीडिया होते हैं कि जिसमें हम बच्चों को दिखा के, सुना के और डिफरेंट कलर्स के थ्रू जो बच्चों को पढ़ाई आजकल कराई जाती है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स पे या कंप्यूटर्स पे बच्चे देखते हैं वैसा। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका? राइट का राइट आंसर रहेगा मल्टीमीडिया रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लोर्ड एज अ लर्निंग रिसोर्स इफ़ यूज्ड जुडिशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन essay on the topic pollution is an example of
an expository text, a narrative text, a historical text, and imaginative text. So these are the important terms in एक्सपोजिटरी का मतलब होता है कि जब हम किसी फैक्ट्स पे बात करते हैं, लाइक जैसे पोल्यूशन पे बात करेंगे तो हम बताएंगे सब कि यस पहले नॉइज़ पोल्यूशन, उसके रीजंस, इसके बारे में बात करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजिटरी. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लिंक्ड टू द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस. सो देर इज़ अ थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस में हाइपोथेसिस में एक क्रेशन करके एक राइटर है, उसकी जो थ्योरी है आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे. इंग्लिश के जो थे वो उन्होंने लैंग्वेज पे बात की है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ बायोलॉजिकल एज, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड. क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू एक उनकी थ्योरी में ये 5 जो थे पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट है. तो कौन सा फैक्टर है जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस को से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज सीखने से. सो बायोलॉजिकल एज इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ टू एंश्योर. लैंग्वेज फार्मूला क्या था उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है. द प्रमोशन ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, द प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द करिकुलम, द प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इट्स at least as a third language, the promotion of English as the connecting language. So the right answer is the promotion of multilingualism in the curriculum. हमने तीनों ही भाषाओं के में बच्चा जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें ज़्यादा बात करनी है. मान लीजिए हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो थ्रू द पंजाबी और हिंदी विच लैंग्वेज इज़ कंफर्टेबल टू दैम वी हैव टू टीच दैम in their mother tongue. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ कंपल्सरी कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडल रीडिंग. सो मॉडल रीडिंग में कौन सा कंपल्सरी कॉम्पोनेंट नहीं है. आप मॉडल रीडिंग के बारे में भी थोड़ा सर्च कीजिएगा. सो ऑप्शंस आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉज. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉज और स्पेलिंग. कंपल्सरी कंपोनेंट नहीं है जो मॉडल रीडिंग में, दैट इज़ करेक्ट स्पेलिंग. उसमें बोलने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. सो प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पोज, इंटोनेशन ये सब उसमें इंक्लूडेड होंगे, बट स्पेलिंग उसमें नॉट अ कंपल्सरी कंपोनेंट. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.